लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक ऐसी जगह से जहां न सिर्फ हम स्टूडियो में हैं, हम ना स्टूडियो में हैं, ना किसी अधिकारी या नेता के बंगले पर या उनके ड्राइंग रूम में। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां शिक्षा दी जाती है, जहां से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक ऐसी जगह पर जहां से शिक्षा को दूर दूर तक फैलाया जा रहा है मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से। जी हाँ, सही पहचान आपने। हम हैं यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के आंगन में, उनके प्रांगण में, उनके कैंपस में, और यहाँ से हम आपको बताएंगे इस भूमि से शिक्षा कैसे फैल रही है, कहाँ तक जा रही है। और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर जयदीप निकम साहब है हमारे साथ, और खासकर यहाँ का विशेष दौरा करने के लिए अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए और उनके सुख दुख में उनका साथ देने वाले माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मुनाफ हकीम साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारे साथ यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ अन्य लोग भी हैं जो हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा हमने कहा, मुनाफ भाई दौरे पर आए, मुनाफ भाई देखेंगे, मुनाफ भाई बताएंगे क्या है। हम जानना चाहेंगे कि एक महाराष्ट्र की सरजमीन से नासिक और नासिक के एकदम इंटीरियर गंगापुर के इलाके में हम देख रहे हैं कि एक फैला हुआ आंगन, जिसे आंगन कहें तो छोटा लगेगा मुन्ना भाई, लेकिन जो कुछ है आप लोग यहाँ से कर रहे हैं वो क्या है? मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से किस तरह की सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? मैं पहले आप सभी का मुक्त विद्यापीठ के आंगन में स्वागत करता हूं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी 1989 में इस्टेब्लिश हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है और ये महाराष्ट्र की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। ये 150 एकड़ का पूरा कैंपस हमारा है और अलग अलग रीजनल सेंटर्स में पूरे महाराष्ट्र में इसका एरिया है। तकरीबन 6 लाख के ऊपर बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अलग अलग 116 से ऊपर जो प्रोग्राम्स है उसमें सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स है, बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स है, मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स है, रिसर्च भी यूनिवर्सिटी में चलता है। और ये यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग शिक्षा से दूर रहे हैं, जो रेगुलर कन्वेंशनल मोड में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है। यानी कि जैसे कोई अपनी हालात की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया तो वो अभी नौकरी कर रहा है, नौकरी करते वक्त में भी ये यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन वो कर सकता है, अपना शिक्षा पूरा कर सकता है। उन लोगों के लिए खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, हेल्थ साइंस से जुड़े हुए, अलग अलग सभी ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ये यूनिवर्सिटी ने कवर की हुई है। काफी कुछ यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो लोग खासकर ये एक मंदिर के रूप में जाना जाने लगा है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ड्रॉप आउट हैं, वो लोग जो किसी कारण से शिक्षा आगे नहीं ले सके, उनको आगे शिक्षा देने में इस यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान रहा है। मुन्ना भाई, आप आए, आप देख रहे हैं जहां से 6 लाख स्टूडेंट शिक्षा ले रहे हो, उनकी शिक्षा रुक जाती है, लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ने की बात आती है तो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से काफ़ी कुछ किया जा रहा है। कितना लोगों तक ये बात जा सकती है, पहुंचाई जानी चाहिए, और आपके स्तर पर, आपके महकमे के स्तर पर और भी डिपार्टमेंट के जरिए ये बात कैसे लोगों तक पहुंचे कि शिक्षा तो सब कुछ, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है लोअर लेवल पे, लेकिन जब हायर लेवल की बात आती है तो ऐसे विद्यालय कितने काम आते हैं, विश्वविद्यालय? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद जो है अल्पसंख्यक समाज में अशिक्षित लोगों की है, और वो शिक्षा पूरी ना होने की वजह से एक किस्म से मायूस है। उन्हें आगे अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ होना चाहिए, ये सोच मेरी रही, और इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मैंने ये देखा है कि ये सही मानों में यशवंतराव चौहान साहब के नाम को ऊंचा करने का काम यहाँ से हो रहा है। यशवंतराव चौहान साहब ने अपनी माली हालत इतनी ख़राब होने के बावजूद भी
शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और ऐसे कठिन समय में जबकि उस पश्चिम महाराष्ट्र में सफ़र करना भी मुश्किल था, और ऐसे दौर में उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता देने की वजह से आज वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि ऐसा प्रगतिशील विचारों का एक व्यक्ति जिसने आज़ादी के दौर में भी काम किया और उसके बाद भी मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री के हैसियत से भी उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। ऐसे व्यक्ति को जब कहीं सम्मानित करने की बात आती है तो उस नाम को सार्थक करना एक बहुत बड़ा काम जो है यहाँ से हो रहा है। इस परिसर में आने के बाद ऐसे लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह पे गए हैं कि जहाँ पर विद्या प्राप्त की जा सकती है, जहाँ ध्यान मग्न हुआ जा सकता है, अपने आप में सोचा जा सकता है, अंतर्मन को तलाशा जा सकता है। और ऐसी इस कैंपस में यहाँ के अधिकारियों का जो रवैया है, मृदभाषी सारा स्टाफ छोटे से लेके बड़े तक जो प्यार मोहब्बत से लोगों को अपनाते हैं। इतना ही नहीं किया उन्होंने कि उर्दू भाषा के ताल्लुक से एक तरफ ऐसा एक भेदभाव का माहौल बना है और लोग उर्दू भाषा को किसी विश्व के बाहर की कहीं चांद और सितारे की भाषा समझ रहे हैं, किसी ग्रह से आई हुई भाषा लगती है। और उससे हमें बिल्कुल दूरी इख्तियार करनी चाहिए और वो उर्दू भाषा की वजह से कहीं कुछ बीमारियां ना हमको हो जाए। ऐसे माहौल में इस विद्यापीठ ने उस भाषा को अपनाया और सिर्फ इतना ही नहीं, उस भाषा के प्रति लगाव रहने की वजह से इन्होंने उस भाषा में जो अशिक्षित वर्ग हैं उसको भी एक करीब लाकर उसके लिए एक विश्व का दरवाज़ा खोल दिया कि आज नौकरी करने वाला जो पेशा है उसको अगर प्रगति करनी है, उसको अपने जहाँ वो काम कर रहा है उसमें ही अगर उसको प्रगति करनी है तो उसको ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान की गंगोत्री रुकने न पाए, शायद यही मूल मंत्र रहा होगा इसके कर्णधारों का, इसकी सोच रखने वाले का, इस यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों का। क्योंकि एजुकेशन मजबूरी में जो कोई भी छोड़ता हो, शायद उसकी मजबूरियां रहती हों अलग अलग कारणों से, छोटी मोटी नौकरियां करके भी कई कोर्सेज चलाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लगभग 250 कोर्सेज आप लोग चलाते हैं जिसमें उच्च शिक्षा ली जा सकती है। बात उर्दू की चली, उर्दू एक तरफ किसी एक समाज की भाषा बनाकर पेश किया गया, जबकि वो सारे विश्व भर में प्रचलित भाषा रही है, हिंदुस्तान की अपनी ज़ुबान रही है। पर सांप्रदायिक नज़रिए से देखा गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है कि उसके साथ में भेदभाव होता है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से शुरू किया, और मुनाफ साहब कह रहे हैं कि वो एक जज्बा आप लोगों ने दिखाया और उर्दू को भी वही मकाम देने की कोशिश की जो अन्य भाषाओं के साथ में है। वो मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और वो भाषा किसी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती, लोग होते होंगे। तो उसका कितना आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला, सरकारी स्तर पर भी कितना उसमें आप लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है? उर्दू भाषिक जो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये महाराष्ट्र उसका पूरा जुरिडिक्शन है। और महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे उर्दू में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो लोग 7वीं, 8वीं, 9वीं करने के बाद में या वो कोर्स करने के बाद में भी फेल होते थे, तो उन लोगों के लिए आगे कोई एक स्कोप नहीं था। उन लोगों को यूनिवर्सिटी ने एक प्रिपरेटरी करके एक एग्जाम्स, जिसको पूर्व तैयारी एग्जाम कहा जाता है, वो उर्दू में हमने डिज़ाइन की है। जो लोगों ने अपनी शिक्षा छोड़ दी है उन लोगों के लिए वो उर्दू में प्रिपरेटरी एग्जाम यदि देंगे तो, और जिनकी आयु 18 साल के ऊपर हो गई है, वो लोग वो प्रिपरेटरी पास करने के बाद में 12वीं के समकक्ष हो जाते हैं। वो FY BA उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे कोर्सेस हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए एक नया दालन खुल गया है जो लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है, उसमें महाराष्ट्र में वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। उन लोगों के लिए जो पावरलूम से जुड़े लोग थे, उन लोगों के लिए हमने BA टेक्सटाइल का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और ये प्रिपरेटरी के माध्यम से पहली बार महाराष्ट्र में तकरीबन 5000 लोग हमसे अभी जुड़ गए हैं। तो अभी ये संख्या तो बढ़ते जाएगी। महाराष्ट्र का जितने एरियाज है, आप मालेगांव लो, भिवंडी लो,
मुंब्रा लो, बीड लो, नांदेड़ लो, परभनी लो, हिंगोली लो, जो उस पॉकेट्स के सभी उर्दू भाषा होती है। और जब शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए तो बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इस काम को सरकार की तरफ से और कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए? सामाजिक संगठनों से, एनजीओ से, आजकल दौर बड़ा एनजीओ का भी चला है, तो ऐसे लोगों की भी मदद लेकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो कि अन्य ऐसी समस्याएं जो समाज के लिए नासूर बनी हुई उस पर रोक लगाई जा सके, उसको खत्म किया जा सके और शिक्षा को बढ़ाया जा सके, क्योंकि शिक्षित समाज बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल जाता है, बल्कि उससे पार भी पाता है। हुकूमत का जहाँ तक के ताल्लुक है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है और महाराष्ट्र की सरकार ने हर किस्म की मदद जो है इस मामले में की है और उसका फल जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए उर्दू के लिए एक रास्ता खोल दिया है। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी से संबंधित लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों में वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा का बहुत महत्व है। उस भाषा को जब तक आप नहीं अपनाएंगे आप प्रगति के मार्ग में नहीं आ सकते हैं। उर्दू के साथ साथ मराठी का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप कहीं प्रगति करना चाहते हैं, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को अपनाएं और जब तक आप करीब नहीं आएंगे आप किसी भाषा को नहीं अपनाएंगे। अब रहा एनजीओ का मामला, तो मैंने तो ये देखा है पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्रीय भाषा इस हद तक हमें नज़र आती है और एनजीओ के काम भी इस हद तक नज़र आते हैं कि हर शख्स जो है हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, मगर एक बात अवश्य है, ये एनजीओ के ज़रिए जो काम होता है उसमें वो अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि ज्ञान को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो हमें ये काम देखना होगा कि वो एनजीओ जो काम कर रही हैं सामाजिक स्तर पे, उन्होंने समाज के लिए अपना कोई योगदान है ये समझकर पूरी तरह इसमें झोंक देना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए, हमारा मकसद यही है कि हम ये तमाम योजना को जो यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के ज़रिए जो काम हो रहा है उसको हर जिला तक हम ले जाएं। हम एक समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से हमारी तरफ जो देखा जाता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो इस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि हर उस गांव लेवल पर हम लोगों में जागृति पैदा करें कि आइए शिक्षा लीजिए और शिक्षा के लिए अगर आपके पास धन उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी हुकूमत ने बहुत सी योजनाएं बना रखी है जिसकी वजह से आपको वो तमाम सहूलतें मिलेगी और ये फिक्र भी आपकी दूर हो जाएगी कि पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं। टेक्निकल कोर्सेज वगैरह भी काफ़ी आप लोगों ने शुरू किए, उसका रिस्पांस किस तरह का होता है? क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जितने नामचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने नामचीन जो चलाए जाते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज, जहाँ पर लाखों की फीस दी जाती है और उसके बावजूद एडमिशन्स से महरूम रहते हैं वो लोग, तो उसका रिस्पांस किस तरह का होता होगा? टेक्निकल का, होटल मैनेजमेंट वगैरह के ऐसे कोर्सेज जो थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और उनकी लाइफ के से जुड़े होते हैं, उनके लिए उनका रिस्पांस कैसा है आप लोगों के लिए? यूनिवर्सिटी ने बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज भी चालू किए हैं और स्पेसिफिकली जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उन लोगों के लिए वोकेशनल इंजीनियरिंग जैसे हमारे प्रोग्राम्स है, जैसे कोई स्किल्ड लेबर मैन पावर प्रोड्यूस करने के लिए जैसे ITI के जैसे कोर्सेज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे उसी लेवल के 1 साल से लेके 3 साल तक के अलग अलग प्रोग्राम्स है। उसमें कुछ डोमेस्टिक वायरमैन से लेके मोटर वाइंडिंग से लेके 2 व्हीलर मैकेनिक, 4 व्हीलर मैकेनिक, ऐसे भी अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे पास में है। और यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली लर्न एंड अर्न प्रोग्राम्स में ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। कुछ डिप्लोमा लेवल के डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप करके उन बच्चों को वो कंपनी में वो मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करता है, सैटरडे संडे उसकी कंपनी में ही क्लासेस होती है और उन लोगों को स्टाइपेंड दिया जाता है
और उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे डिग्री पाके वो अपनी रोजी रोटी खुद के बलबूते पे बना सकता है। और ऐसे ही प्रोग्राम्स में आगे आगे भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। हम फार्मा सेक्टर में भी बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो उसमें बीएससी इंडस्ट्रियल ड्रग साइंस है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ड्रग साइंस, तो ये सभी लर्न एंड अर्न बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो है आजकल जो फीस स्ट्रक्चर एक तरफ प्रोफेशनल कोर्सेज का बड़ा है, लेकिन इन प्रोग्राम्स में उन बच्चों को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। वो कंपनी उसको हर महीना स्टाइपेंड देती है और वो अपनी शिक्षा हासिल करके डिग्री भी हासिल करता है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों की धारणाएं कुछ अलग होती हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में किस तरह का कामकाज होता होगा, वो उतनी शिक्षा दे नहीं पाते हैं, क्या देते हैं, सिर्फ रोजी रोटी के लिए या सर्टिफिकेट के लिए ये कोर्स चला जाते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ मतलब उतना उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है मार्केट में। सर्टिफिकेट के लिए चलिए कि सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, लेकिन क्या उतने स्तर की शिक्षा दी जाती है? जब आप ग्रेजुएशन के देते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन देते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज के डिप्लोमास देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं, तो वो पैरेलल टू अदर यूनिवर्सिटीज़ माने जाते हैं। पर क्या सचमुच में वो शिक्षा हम दे पा रहे हैं? ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी यूजीसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है और यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो अदर यूनिवर्सिटीज से एट पार डिग्री है। तो इसीलिए वो डिग्री में अलग यूनिवर्सिटी की, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री या ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री, ऐसा कुछ उसमें एक्चुअली भेदभाव नहीं है। और जो शिक्षा दी जाती है प्रोफेशनल कोर्सेज में तो स्किल के ही प्रोग्राम्स है, तो स्किल उनका बढ़ाया जाता है बच्चों का। और उस बेसिस पे हमारे बहुत से बच्चों ने महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में और बाहर भी ये प्रूव कर दिया है कि एज बीइंग ओपन यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट होके भी वो बाकी के स्टूडेंट से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। और बहुत बात तो इसमें मैंने ये देखी है कि जो शिक्षा अधूरी छूट जाती है तो इंसान एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है कि दूसरों के सामने मैं कैसे जाऊं, मैंने तो शिक्षा प्राप्त नहीं की। और आजकल एक दौर चला है कि हर आदमी दूसरों के मामलात में दखल देता है कि भाई ये कितना पढ़ा है, वो कितना पढ़ा है, वो कितना पढ़ा है। तो बड़ा आसान होता है कि वो पढ़ा कितना है। हाँ, तो आज ये एक अच्छी चीज़ है कि उसको उस व्यक्ति को, उसके किरदार को इस तरह बनाने का काम यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है कि वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। वो कहे कि मैं तुम्हारी बराबरी का हूँ और मैंने भी तालीम पाई है, और मुकाबला करने के वक्त में उसकी जो एक उम्र में जो मैच्योरिटी उसने जो इख्तियार की है उसका फ़ायदा, और जो टीचर्स यहाँ पर जिस तरह से उसको पॉलिश करते हैं, तो बाहर निकल पे खुद ब खुद ही समझ में आ जाता है कि फ़र्क तो आ गया। पूरा बदला सा मंजर नज़र आता है। महाराष्ट्र भर में आपकी शाखाएं हैं, आप लोग टाई अप करते हैं स्कूलों से, कॉलेजेस से और महाविद्यालयों से। महाराष्ट्र के बाहर से भी क्या इस तरह के डिमांड आती है? जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए हुआ करता था, कातर यूनिवर्सिटी के लिए हुआ करता था, सिक्किम, मणिपाल और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी चूँकि महाराष्ट्र में ज्ञान की गंगा आप बाहर हैं, तो बाहर से भी इस तरह के डिमांड्स आते हैं जो आपके कोर्सेज को चलाना चाहते हो? डिमांड्स तो बहुत आते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे नेशनल लेवल पे इंदिरा गांधी नेशनल अपनी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका जुरिडिक्शन पूरा इंडिया है। और महाराष्ट्र की ये यूनिवर्सिटी होने की वजह से इस ओपन यूनिवर्सिटी का जुरिडिक्शन महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ही हम कोर्सेस चला सकते हैं। तो बहुत से अदर स्टेट से तो बहुत सी डिमांड आती है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से वो महाराष्ट्र के बाहर अपने सेंटर्स नहीं खोल पाती। लेकिन महाराष्ट्र में भी इतना सेक्टर बचा हुआ है कि जिस पॉकेट में यूनिवर्सिटी ने जाना चाहिए, वो नए नए एवेन्यूज़ और अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से जो जुड़ना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो महाराष्ट्र भी उनके लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो पहले महाराष्ट्र कवर करने के बाद में यदि आगे फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो आगे अदर स्टेट्स में भी जा सकते हैं। पहले अपने घर में ज्ञान गंगा घरोघरी बना लिया जाए, उसके बाद में आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस दिशा में काम तो होना चाहिए मुन्ना भाई, क्योंकि अगर आपने एक सम्मान प्राप्त कर लिया, आपके एजुकेशन को लोगों ने मान्यता देनी शुरू कर दी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़, हमारे अपने स्टूडेंट्स, हमने महाराष्ट्र के हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को देखे हैं जो बाहर के ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सहारा लेते रहे हैं। तो लोगों की अगर धारणा है महाराष्ट्र में एजुकेशन लेने के लिए, लोग पूना में, मुंबई विश्वविद्यालय में लोग आते हैं अदर स्टेट्स से,
तो उनकी शिक्षा दीक्षा का भी ढंग से अगर प्रचार प्रसार हो तो ये काफ़ी काम आ सकती है। ये तो काम आ ही रही है। एक तो इन्होंने जिस तरह से काम अपना शुरुआत की है, जिन जिन महकमे में काम करने वाले अपनी तालीम की वजह से अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर उसका फ़ायदा उन तमाम स्टूडेंट्स को मिला है जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में अपने आप को शिक्षा के लिए दाखिल किया। उसके बाद एक काम और अच्छा इन्होंने किया है कि जो गांव देहात के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग डिपेंड रहते हैं कि कहीं जिला रुग्णालय में हम जाएं, वहाँ अस्पताल में हमको तमाम सहूलतें मिले। आज एक कोर्स इन्होंने जो किया है कि नर्स हो, मेडिकल हेल्प करने के लिए हो, वो वॉलंटियर्स जो पैदा करने का जो काम किया है, उससे मैं समझता हूँ कि एक किस्म की क्रांति होगी। महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स में, गांव देहात के अंदर ये जो लोग वंचित रहे, क्योंकि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं वो विदेशी तमाम आकर्षण की तरफ वो उनका ये रहता है, वो देश की सेवा के लिए उतने यानी खुद होकर आगे बढ़ने वाले नज़र नहीं आते हैं। तो उस आकर्षण को देखकर यहाँ एक नई क्रांति करने का काम इस यूनिवर्सिटी ने किया है और मैं उनके तमाम कोर्सेज देख रहा हूँ, जिसमें हम तमाम जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे काम करने वाले लोगों की सोच से कई गुना आगे है। तो ये शिक्षाविदों का और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कहना होता है, उनका यही मानना होता है कि ज्ञान घर घर तक पहुँचे। सरकारी स्तर पर स्कीमें लाई जा सकती हैं, सरकार उसमें बढ़ावा दे सकती है, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, लेकिन उसे घर घर तक पहुंचाने का काम आप लोगों का, आप जैसे लोगों का जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हों, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उनका होता है। तो ज़्यादा काम जो है सामाजिक और राजकीय स्तर पर काम करने वाले ये तमाम जो लोग अपने आप को समाज की उन्नति और प्रगति की बातें करते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के ये सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। हुकूमत का जहां तक के काम है, जिन हमारे जो अध्यापक काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी भी मेहनत है, वो काम तो कर रहे हैं, मगर लोगों तक पहुंचाने का काम जो है सामाजिक संगठन को करना पड़ेगा। सामाजिक संगठनों को काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां आप पर भी बहुत है। क्या सोच रखा है कि इसे किस दिशा में ले जाना है, और क्या सपने जो संजोए रहे होंगे इनके संस्थापकों ने, इस यूनिवर्सिटी के संस्थापकों ने, इससे जुड़े हुए आपके अपने डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो इसका कहाँ तक पहुँचाने का इरादा और किस स्तर पर? अभी 2014 में तो यूनिवर्सिटी 25 साल अपना पूरा कर रही है और ज़ीरो से स्टार्ट होके आज 6 लाख स्टूडेंट से आगे और समाज के अलग अलग घटकों में जाना, आगे के फ्यूचर में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, यानी कि तालीम ऐसी दी जाए कि जिससे वो खुद की रोजी रोटी ये कर सके, उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे। और मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि समाज का हर सेक्टर, ऐसा कोई भी न बचे कि जो शिक्षा चाहता है और उसके क्षेत्र में शिक्षा न मिल पाई हो, पैसों की वजह हो या बाकी के कुछ अलग अलग वजह होगी, तो उनको उसकी पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से की जाएगी। अलग अलग संगठनों के साथ, अभी जैसे साहब ने बताया कि संगठनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को शिक्षा के प्रवाह में कैसा किया जाए। ज्ञान की गंगा तो बहती जा रही है, उसमें उसका पानी पिया जाए और उस गंगा का उन्होंने आनंद ले और ये पूरे समाज को उसका बेनिफिट दे, ये उसका महत्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर भाई, आपका, और डॉक्टर जयदीप निकम साहब आपका। ये ज्ञान गंगा घरोघरी, ये मूल मंत्र है यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के संस्थापकों का, उनके मानने वालों का और इस संस्था को चलाने वालों का। ज्ञान गंगा घरोघरी पहुँचे, इसी उम्मीद से के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। इस खास कार्यक्रम में जो हमने पेश किया यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के प्रांगण से, उनके कैंपस से, फिलहाल सलमान को और हमारी पूरी टीम को, हमारे कैमरामैन राजू को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।